सामाजिक विज्ञान में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3 के 8वें पाठ हाशियाकरण से निपटना को पढ़ेंगे। तो पिछली अध्याय में हमने दो अलग अलग समूह और असमानता या भेदभाव के अनुभव के बारे में पढ़ा था। ये समूह भले ही कम ताकतवर हो, लेकिन उन्होंने अलग थलग कर दिए जाने या औरों के वर्चस्व का विरोध किया, अपनी आवाज़ उठाई और संघर्ष करते रहे और लंबे इतिहास में विविध रणनीतियों के सहारे हालात को बदला। धार्मिक सांत्वना, सशस्त्र संघर्ष, आत्म परिष्कार और शिक्षा और आर्थिक बेहतरी, अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने कई तरह के रास्ते अपनाए। तो सबसे पहले है मौलिक अधिकारों का उपयोग। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं कि संविधान में कई ऐसे सिद्धांत जो हैं सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारी समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाते हैं। तो उन सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के जरिए परिभाषित किया है। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। एशियाई तबकों की बात है तो उन्होंने अपने अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानूनों को लागू करें। तो कई बार एशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता, छुआछूत का उन्मूलन किया जाए, जड़ से समाप्त किया जा चुका है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिरों में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता और छुआछूत गलत है और लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्दाश्त नहीं करेगी, लिहाजा ये एक दंडनीय अपराध है। तो दलित शब्द का मतलब होता है दबा कुचला। दलित समूह ने शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे भेदभाव को रेखांकित करने के लिए खुद चुना है। और संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा चुका। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या सरकार उनके साथ सही बर्ताव नहीं करी तो मौलिक अधिकारों का सहारा ले सकते हैं। और बार बार भारत सरकार का ध्यान संविधान की ओर आकर्षित भी कराया उन्होंने और इस बात पर जोर दिया कि सरकार संविधान का पालन करे और न्याय प्रदान करे। इसी तरह मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का सहारा लिया। धर्म, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है, जिसमें तो जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला है। इस तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय दिया है और इसका उद्देश्य यह है कि समूहों की संस्कृति पर न तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व और न ही वो नष्ट हो। तो ये जो है 14वीं शताब्दी के जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की पत्नी सोयरा बाई द्वारा लिखित एक कविता है ये। अब है हाशियाई तबकों के लिए कानून। तो सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है, लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। बहुत सी नीतियाँ या योजनाएं किसी समिति की सिफारिश या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती हैं। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि जो खास वर्ग है उनको सही अवसर उपलब्ध कराया जा सके। सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले या भारी दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। उदाहरण के लिए कई स्थानों पर दलित और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल हो सके और जो मुमकिन है उनको अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हो। वो जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती ताकि व्यवस्था में निहित असमानता को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। आरक्षण की व्यवस्था भी इसी तरह का एक महत्वपूर्ण कानून नीति है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद विवादास्पद भी है। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण का कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे यह समझ है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने के अवसरों से वंचित रखा गया, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन वर्गों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। तो आरक्षण की नीति कैसे काम करती है? देश भर के सभी राज्य सरकारों के पास अनुसूचित जातियों, दलितों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी सूचियाँ हैं। इसी तरह की एक सूची केंद्र सरकार के पास होती है। जो विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के या तो उम्मीदवार सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन देते हैं, उन्हें जाति और जनजाति प्रमाण पत्र के रूप में अपनी जाति या जनजाति का सबूत देना होता है। अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उस जाति या जनजाति का उम्मीदवार उसका लाभ उठा सकता है। कॉलेजों, खासतौर से मेडिकल कॉलेज जैसे पेशेवर संस्थानों में दाखिले के लिए सरकार ने कट ऑफ या न्यूनतम अंक सीमा तय की है।
और इन संस्थानों में सभी दलित और आदिवासियों के उम्मीदवार दाखिला नहीं पा सकते। इसमें उन्हीं दलित और आदिवासी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन किया, न्यूनतम अंक सीमा से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। सरकार इन विद्यार्थियों को विशेष छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप भी देती है। 9वीं कक्षा की इसमें आप विस्तार से जानेंगे। तो ये कबीर हैं। भाषा की पुस्तक में आपने इनके दोहे पढ़े होंगे। पेशे से बुनकर थे और ये जातिगत जो पाखंड होते हैं उन पर प्रहार करते थे। अब है दलित और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। हाशियाई समुदायों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए नीतियों के अलावा हमारे देश में कई कानून भी बनाए गए हैं। यहाँ एक सच्ची घटना पर आधारित इस केस स्टडी को पढ़कर आप जानेंगे कि दलित इन कानूनों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। तो जगमालगुड़ गांव के लोग एक बड़े त्यौहार की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ हर 5 साल में एक बार स्थानीय देवता की पूजा में 5 दिन चलने वाले इस उत्सव में आसपास के 20 गांव के पुजारी इकट्ठा होते हैं। इसकी शुरुआत में दलित समुदाय का एक व्यक्ति सारे पुजारियों के पैर धोता है और धोवन के इस पानी से नहाता है। जगमालगुड़ में यह काम रत्नम के परिवार के लोग करते थे। इससे पहले उसके पिता दादा करते थे। उन्हें कभी मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इस रस्म को उनके लिए एक बड़े सम्मान के रूप में देखा जाता था। जब रत्नम की बारी थी तो 20 साल का था और पास ही के कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसने रस्म निभाने से इनकार कर दिया। उसने कहा इसमें विश्वास नहीं करता। दलित होने के कारण ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके इनकार से न केवल गांव की ताकतवर जातियां बल्कि उसके अपने समुदाय के कई परिवार भी गुस्सा हो गए। ऊंची जातियों के लोगों को देखकर हैरानी थी कि कच्ची उम्र के नौजवान का हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। उनको लगता था कि रत्नम की पढ़ाई लिखाई ने उन्हें बिगाड़ दिया और खुद उनको बराबर मानने लगा है। और रत्नम की जाति के लोग भी ऊंची जाति के गुस्से की आशंका से डरे थे। बहुत सारे सवर्णों के खेत खलिहानों में दिहाड़ी मजदूर थे। उनमें से अगर उनको काम नहीं मिलता तो क्या खाते, ज़िंदगी कैसी चलेगी। ऊंची जातियों ने भी ऐलान कर दिया कि अगर दलित नहीं झुकेंगे तो उन्हें स्थानीय देवता का शाप लगेगा। लेकिन उसकी दलील थी कि चूंकि आज तक एक भी दलित मंदिर के अंदर नहीं गया, इसलिए देवता के उन पर गुस्सा होने का सवाल ही नहीं उठता। ताकतवर जातियों ने रत्नम को सबक सिखाने की ठानी। उसने उनके समुदाय को हुक्म दिया कि रत्नम उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया। सभी को आदेश दिया गया कि कोई भी उसके परिवार से किसी भी तरह का संपर्क न रखे। एक रात को अचानक कुछ लोगों ने आकर रत्नम की झोपड़ी में आग लगा दी। रत्नम किसी तरह अपनी माँ के साथ जिंदा निकला। उसने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत स्थानीय थाने मामला दर्ज कराया। बाकी दलित परिवार तब भी उसके समर्थन में आगे नहीं आए। वे डरे थे। उन्हें लगा कि अगर वे अपना मुंह खोलेंगे तो उनकी हालत भी उनकी उस रत्नम की जैसी हो जाएगी। स्थानीय मीडिया ने इस घटना पर बहुत ध्यान दिया। बहुत सारे पत्रकारों ने गांव का दौरा किया। रत्नम को उन्होंने दलित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में पेश किया। अंततः विवादास्पद रस्म तो खत्म कर दी गई, लेकिन उसके परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि गांव की ऊंची जातियों ने उसका बहिष्कार कर दिया। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। रत्नम ने अपने गाँव में ऊंची जातियों द्वारा किए जा रहे भेदभाव हिंसा का विरोध करने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कराई और कानून का सहारा लिया। यह कानून 1989 में दलित और अन्य समुदाय की मांगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव था कि वह दलित और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। तो 70 के दशक के आखिर में और 80 के दशक में समस्या हिंसक रूप लेने लगी। तो दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अपने हकों का दावा करने के लिए बहुत सारे आग्रही दलित संगठन आ गया है। उन्होंने हकों के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई। वे तथाकथित जाति दायित्वों का निर्वाह करने को तैयार नहीं थे और समानता का अधिकार चाहते थे। रत्नम की तरह उन्होंने भी दलितों के अपमान और शोषण करने वाली परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया और इसकी वजह से ऊंची जातियों के लोग उनके साथ खुलेआम हिंसा पर उतारू हो गए। तो सरकार दलितों संगठन ने व्यापक अभियान चलाए कि छुआछूत अभी भी जारी है और उन्होंने दबाव बनाया कि नए कानूनों में दलितों के साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की हिंसा की सूची बनाई जाए और ऐसी हिंसा करने वालों के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान किया जाए। ये कबीर के कुछ दोहे हैं। इनमें कबीर ने अपनी व्याख्या की है कि ये सब कहाँ से पैदा होता है। भगवान ने सबको एक बनाया है। अब है इसी प्रकार 1970-80 के दशक में आदिवासियों ने भी खुद को बड़े पैमाने पर संगठित किया। उन्होंने बराबरी के लिए आवाज़ उठाई, बल्कि अपनी ज़मीन और संसाधनों को हासिल करने के लिए आंदोलन चलाए और आदिवासियों को भी ताकतवर सामाजिक गुटों का गुस्सा झेलना पड़ा। जमकर हिंसा हुई और इस कानून में अपराधों की एक बहुत लंबी सूची दी गई। कई अपराध तो इतने भयानक थे कि
उनको सोच कर भी दिल दहल जाता है। न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया, बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान कितने भी जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं, दोषियों को सज़ा देते हैं। तो इस कानून में पहले स्तर पर तो शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों की सूची दी गई। इसका मकसद ऐसे लोगों को सज़ा दिलाना है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई अखाद्य अथवा गंदा पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश करते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को नंगा करते हैं या उसे नंगा घुमाते हैं, उसके चेहरे अथवा देह पर रंग लगाते हैं और कोई ऐसा कृत्य करते हैं जो मानवीय प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है। दूसरा, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची है जिससे दलित और आदिवासियों को उनके साधारण संसाधनों से वंचित किया जाता है या उनसे गुलामों की तरह काम करवाया जाता है। फलस्वरूप इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी भी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई और उसके स्वामित्व वाली जमीन पर कब्जा करता है या खेती करता है या उसे अपने नाम से स्थानांतरित करवा लेता है तो उसे सज़ा दी जाएगी। एक और स्तर पर कानून इस बात को मान्यता देता है कि दलित एवं आदिवासी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध एक खास तरह के अपराध है, इसलिए ऐसे लोगों को दंडित करने की व्यवस्था की गई है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करते हैं या उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं। अब हाथ से मैला उठाने का कलंक। तो बहुत समय पहले जो था, लोग झाड़ू टीन और टोकरियों के सहारे पशु और इंसानों के मलमूत्र को ठिकाने लगाते थे। बिना पानी वाले सूखे शौचालयों में गंदगी उठाकर दूर तक फेंक कर आते थे। हाथ से मैला उठाने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते हैं। काम आमतौर पर दलित औरतों लड़कियों के हिस्से में आता है। आंध्र प्रदेश के सक्रिय सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार पूरे देश में दलित समुदाय के लगभग 1 लाख लोग यह काम कर रहे हैं। सिर पर मैला ढोने के वालों के बीच काम करने वाले संगठन का कहना है कि ये लोग 26 लाख निजी और सामुदायिक सूखे शौचालयों की सफाई करते हैं। तो बहुत अमानवीय स्थिति जिसमें उनके स्वास्थ्य को भी बहुत असर पड़ सकता था और इनको रोज़ाना नगर पालिकाओं में काम करने वालों को 200 मिलता था और जबकि जब घर में करते थे तो उससे भी कम मिलता था। तो भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को ख़त्म किया जा चुका है और 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993 पारित किया। यह कानून सिर पर मैला उठाने वाले को काम पर रखने, सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 अन्य संगठनों व्यक्तियों ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। याचिका दायर करने वालों का कहना था कि ये प्रथा अभी भी चल रही है, बल्कि रेलवे जैसे सरकारी उपक्रम में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। तो जवाब में न्यायालय ने निष्कर्ष दिया कि 1993 में पारित किए गए कानून के बाद देश भर में सिर पर मैला ढोने वालों की संख्या में इजाफा हुआ। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग मंत्रालयों को आदेश दिए कि 6 माह के भीतर इस बात की सच्चाई का पता लगाएं और उनकी मुक्ति के लिए, पुनर्वास के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करें। तो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध उनका पुनर्वास अधिनियम 6 दिसंबर 2013 से लागू हुआ। आदिवासियों की मांगे 1989 का अधिनियम। 1989 का अधिनियम एक और वजह से महत्वपूर्ण है। आदिवासी कार्यकर्ता अपनी परंपरागत जमीन पर कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं और अपनी ज़मीन छोड़ने जबरन विस्थापन से आदिवासियों को भारी परेशानी होती है और उन लोगों ने कानून इसके तहत आदिवासियों की ज़मीन पर जबरदस्ती कब्जा करने वालों को कानून के तहत सज़ा दी जानी चाहिए। उनका कानून भी जनजातीय समुदाय को केवल वही लाभ देता है जिसका संविधान में आश्वासन दिया गया है। उनका कहना है कि संविधान रूप से आदिवासियों की ज़मीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं भेजा जा सकता। जहां ऐसा हुआ वहाँ संविधान की गर्मियाँ बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलना चाहिए। आदिवासी कार्यकर्ता सीके जानो का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानून का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकार भी पीछे नहीं है। यही सरकारें हैं जो लकड़ी व्यापारी, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजातीय ज़मीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगल से उजाड़ने की छूट दी है। इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है और उनका कहना था कि आदिवासी पहले ही बेदखल हो चुके हैं, जो अब वापस नहीं लौट सकते, उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए जिसके सारे नए स्थानों पर रह सकें, नए काम कर सकें। और तो किसी अधिकार या कानून या नीति को कागज़ पर लिख देने का मतलब नहीं होता है कि अधिकार या कानून या नीति वास्तव में लागू हो चुकी है। तो इनको अमली जामा पहनाने के लिए लोगों को लगातार कोशिश करनी पड़ती है। बराबरी, इज्जत और सम्मान की चाह कोई नई बात नहीं है और ये हमारे इतिहास में विभिन्न रूपों में दिखाई देती है। अब है अभ्यास प्रश्न।
और वो शब्द संकलन है ये जिनके अर्थ दिए हैं। So thank you for watching. Please like, share and subscribe.